नमस्कार। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के पन्नों में गोता लगाने वाले हैं। हमारा फोकस है अध्याय 4 मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। हम सिर्फ लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे बल्कि इस बात की तह तक जाएंगे कि आखिर मुगल साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, उनका प्रशासनिक ढांचा इतना मजबूत कैसे था और अंत में वो कौन सी कमियां थीं जिन्होंने इतने विशाल साम्राज्य को पतन की कगार पर ला खड़ा किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन अहम पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले मुगलों का उदय, फिर उनके सैन्य अभियान और उत्तराधिकार के नियम, उसके बाद समझेंगे मनसबदार और जागीरदार का कॉन्सेप्ट, फिर जब्त और जमींदारी व्यवस्था, सुलह एक कुल की नीति और आखिर में साम्राज्य का पतन। तो चलिए सीधे अपने पहले भाग पर आते हैं, मुगलों का जबरदस्त उदय। अब ये शानदार इमारत देखिए, दिल्ली का मशहूर लाल किला। आपको पता ही होगा ये मुगल सम्राटों का मुख्य निवास स्थान हुआ करता था। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर इसी लाल किले की प्राचीर से पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं? अतीत का ये प्रतीक आज भी हमारे वर्तमान से कितनी गहराई से जुड़ा है। और यहीं से ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर मुगलों ने इतने बड़े और विविधताओं से भरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना ऐसा कब्जा और प्रभाव कैसे जमाया? इसका जवाब काफी हद तक उनके इतिहास में, उनकी जड़ों में छिपा है। मुगलों की वंशावली बड़ी ही दिलचस्प थी। देखिए, अपनी मां की तरफ से वो चंगेज खान के वंशज थे, लेकिन वे खुद को मुगल या मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि चंगेज खान का नाम सुनते ही लोगों के जहन में भयानक नरसंहार की यादें ताज़ा हो जाती थीं। इसके ठीक उलट वे अपने पिता की तरफ से तैमूर के वंशज होने पर बहुत गर्व महसूस करते थे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। जाहिर है, ये अपनी राजनीतिक छवि को एक सकारात्मक और शक्तिशाली रूप देने का एक बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा था। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, सैन्य अभियान और उत्तराधिकार के नियम। 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यहीं पर पहली बार मुगल सेना की असली ताकत दुनिया के सामने आई। प्रथम मुगल शासक बाबर ने इब्राहिम लोधी को धूल चटा दी थी। और इस जीत के पीछे का मास्टर स्ट्रोक क्या था? 16वीं शताब्दी में तोपों और बख्तरबंद घुड़सवारों का बिल्कुल नया और अचूक इस्तेमाल। सही मायने में इन आधुनिक सैन्य तकनीकों ने मुगलों को उस दौर में लगभग अजेय बना दिया था। और ये बात इस नक्शे से बिल्कुल साफ हो जाती है। 1605 तक आते आते यानी अकबर के शासनकाल के दौरान ये साम्राज्य कितना विशाल हो चुका था। काबुल से लेकर बंगाल तक इतने बड़े भूभाग को जीतना और फिर उसे संभाल कर रखना वाकई कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन इतने बड़े साम्राज्य के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती भी जुड़ी थी, और वो थी सत्ता सौंपने की चुनौती। क्या सबसे बड़े बेटे को ही सब कुछ मिल जाना चाहिए? मुगल इस नियम में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपने पूर्वज तैमूर की सहदाया प्रथा को चुना, जिसका मतलब था कि साम्राज्य को सभी बेटों में बराबर बांट दिया जाए। अब सिद्धांत रूप में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में इसी वजह से भाइयों के बीच गद्दी के लिए भयंकर टकराव और खूनी जंगें हुईं। आइए अब अपने तीसरे भाग पर आते हैं। यहां हम मुगल प्रशासन की रीढ़ की हड्डी को समझेंगे, मनसबदार और जागीरदार। सिर्फ तलवार के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य नहीं टिक सकता था, है ना? इसके लिए एक बहुत ही ठोस प्रशासनिक ढांचे की जरूरत थी। और इसी ढांचे के दो अहम पिलर्स थे, मनसबदार और जात। मुगलों के अधीन काम करने वाले नौकरशाहों को सीधे तौर पर मनसबदार कहा जाता था, और जात एक नंबर था जो ये तय करता था कि उस अधिकारी की रैंक क्या होगी और उसे वेतन कितना मिलेगा। सीधा सा फॉर्मूला था, जात का नंबर जितना बड़ा होगा, दरबार में उस मनसबदार की इज्जत और उसकी सैलरी उतनी ही ज्यादा होगी। और हां, उसी के हिसाब से उसे घुड़सवार भी मेंटेन करने होते थे। अब सवाल ये है कि इन अधिकारियों को सैलरी मिलती कैसे थी? ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। सबसे पहले इन्हें अपने घुड़सवारों का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था और घोड़ों पर मोहर लगवानी होती थी, जिसे दागना कहते थे। इसके बाद ही राज्य से पैसा मिलता था। पर सबसे मजेदार बात यह है कि मनसबदारों को कैश नहीं मिलता था, बल्कि उन्हें कुछ जमीनें दी जाती थी जिन्हें जागीर कहते थे। वे खुद उन जागीरों में नहीं रहते थे, उनके नौकर वहां से टैक्स इकट्ठा करके उन्हें देते थे। मतलब एक तरह से सत्ता को बहुत ही स्मार्ट तरीके से विकेंद्रीकृत कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जब्त और जमींदार व्यवस्था। आखिर इस साम्राज्य के पास इतना अथाह पैसा आता कहां से था?
मुगलों की तिजोरी भरने का सबसे बड़ा जरिया था खेती। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने एक बहुत ही गजब का काम किया। उन्होंने 1570 से 1580 तक पूरे 10 साल की पैदावार और बाजार की कीमतों का बहुत ही बारीकी से सर्वे किया। इस डेटा के आधार पर जो टैक्स सिस्टम बना उसे जब्त कहा गया। उस जमाने के हिसाब से सोचिए, ये कितनी एडवांस्ड और कैलकुलेटेड टैक्स प्रणाली थी। इस पूरे सिस्टम में जो लोग किसानों से टैक्स वसूलते थे उन्हें जमींदार कहा गया। इनमें गांव के मुखिया से लेकर इलाके के ताकतवर सरदार तक कोई भी हो सकता था। अगर हम इसे निष्पक्ष नजरिए से देखें तो इन जमींदारों के पास जबरदस्त ताकत आ गई थी, और ये ताकत इतनी बढ़ गई कि 17वीं शताब्दी के अंत तक आते आते कई बार इन जमींदारों ने किसानों के साथ मिलकर खुद मुगल सत्ता के ही खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। अब आते हैं भाग 5 पर, सुलह कुल की नीति। इतने अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों वाले लोगों पर राज करने के लिए सिर्फ सेना या टैक्स सिस्टम काफी नहीं था। अकबर इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने सुल-ए-कुल यानी यूनिवर्सल पीस का विचार सामने रखा। सम्राट जहांगीर ने इसका जिक्र करते हुए लिखा है, यहां असहिष्णुता का मार्ग बंद था। सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। ऐतिहासिक नजरिया ये कहता है कि ये बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ लेके चलने का एक बहुत ही अहम सैद्धांतिक प्रयास था, जिसने साम्राज्य में शांति बनाए रखने में मदद की। अब चलते हैं हमारे आखिरी और छठे भाग पर, साम्राज्य का पतन। सब कुछ इतना शानदार लग रहा था, तो फिर ये विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह क्यों बिखर गया? अब जरा इस स्लाइड के आंकड़े पर ध्यान दीजिए। शाहजहां के समय के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कुल मनसबदारों में से सिर्फ 5.6% लोग, जी हां, मात्र 5.6% अधिकारी ऐसे थे जो साम्राज्य के कुल राजस्व का लगभग 61.5% हिस्सा अकेले अपने ऊपर खर्च कर रहे थे। जरा सोचकर देखिए, ये आर्थिक असमानता किस हद तक पहुंच चुकी थी। इस भयानक आर्थिक असमानता का असर तो होना ही था। सारा पैसा गिने चुने लोगों की जेब में जा रहा था, जबकि साम्राज्य की नींव यानी हमारे किसान और कारीगर भयंकर गरीबी का सामना कर रहे थे। उनके पास खेती के नए औजारों में लगाने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं बचती थी। औरंगजेब के शासनकाल के आखिरी दिनों तक तो हालत यहां तक खराब हो गई कि खेती से इतना टैक्स भी नहीं आ पाता था जिससे अधिकारियों की सैलरी दी जा सके। इसी चरमराते आर्थिक ढांचे ने साम्राज्य को अंदर से खोखला कर दिया। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बड़ा ही विचारणीय सवाल सामने आता है, क्या मुगल युग की इस गहरी आर्थिक असमानता और खेती पर इस हद तक निर्भरता ने हमारे उपमहाद्वीप के सामाजिक आर्थिक ढांचे पर कोई ऐसा स्थायी असर छोड़ा है जो आज भी महसूस किया जाता है? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। मुगल काल के सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।